आज है एपिसोड 5 यानी कि डे 5 है। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो आज का टॉपिक रहने वाला वो ये है आधुनिक पैसे की प्रक्रिया यानी कि मॉडर्न मनी मैकेनिक्स। जो आज का जो पैसे का सिस्टम है, पैसे मॉनेटरी सिस्टम है, वो क्या है, कैसे बना। चलिए शुरू करते हैं। 1960 के दशक में शिकागो फेडरल रिजर्व द्वारा आधुनिक पैसे की प्रक्रिया यानी कि मॉडर्न मनी मैकेनिक्स नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की गई, जिसमें साफ लिखा है कि बैंक वास्तव में जमा किए गए पैसों को कर्ज के रूप में नहीं देते। अगर वे ऐसा करते तो कोई अतिरिक्त पैसा नहीं बनता। वे ऋण यानी लोन देते समय उधारकर्ताओं के लेन देन खातों में क्रेडिट के बदले में वचन नोट स्वीकार करते हैं, जिसका अर्थ यह है कि जब आप कर्ज लेने जाते हैं तो वे पहले से जमा पैसों को कर्ज के रूप में नहीं देते, बल्कि आपसे कहते हैं कि आप हमें यह वचन दो कि आप जितना पैसा ऋण यानी लोन लेंगे उसे ब्याज समेत वापस लौटाओगे। आपके इस वायदे के बदले में वे एक रसीद काट कर देते हैं जिसे आप पैसा मान लेते हो। सुनार भी ऐसा ही करते थे जिसे पहले समझाया गया है। जैसे सुनार करता था उसी बैंक भी कर रहा है। हमने पहले जो प्रक्रिया देखी उसमें सुनार 10% रिजर्व रखकर बाकी का सोना चांदी कर्ज पर देता था। हमने पहले जो प्रक्रिया देखी उसमें सोनार 10% रिजर्व रखकर बाकी का सोना चांदी कर्ज पर देता था, पर असलियत में वो सारा का सारा सोना चांदी रिजर्व के रूप में रखता था। अभी पैसे की मात्रा 100 ही थी, जिसे ऊपर की चित्र में दिखाया गया है, देख रहे हो आप। आगे की प्रक्रिया में जब कोई सुनार के पास पैसे लेने जाता था तो सुनार उससे वचन लिखवा लेता था कि वह व्यक्ति उधार लिए गए पैसों को ब्याज सहित लौटाएगा। इस वायदे को अपनी संपत्ति मानकर सुनार उतना पैसा नहीं होते हुए भी उसे उतना पैसा देने की बात करता था, क्योंकि असल में उतनी चांदी तो सुनार के पास थी ही नहीं। तो वो कहता है कि मैंने आपको जो पैसा कर्ज के रूप में दिया है वो मैंने अपने पास जमा कर लिया है। इसके बदले वो उस व्यक्ति को एक रसीद काट कर देता था, जिसे लोगों ने पैसे यानी प्रतीकात्मक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर रखा था। इस तरह इस तरह सुनार द्वारा जारी की गई रसीदों पर लोगों का विश्वास होने के कारण उसके घर में एक तरह से पैसे बनाने की मशीन आ गई, जिसे वो अपनी मनमर्जी से प्रयोग करता था। सुनार के पास जितना सोना चांदी रखा रहता था वो उससे 10 गुना रसीद दे देता था, पैसा छाप लेता था, जिसका 10वां हिस्सा तो सही मायने में उसे बनाने का अधिकार था, पर बाकी के 9 हिस्से पर वो अपनी मनमर्जी से कर्ज देकर ब्याज वसूलता था। ऊपर दिए गए चित्र में आप इसे समझ सकते हैं। आपको भी इससे पिक्चर दिख रही होगी, आप इसमें देखना कैसे बैंक 10% तो कमाना उसका राइट था, बट जो 9% बचता है उस पर वो पैसा कैसे छापता था। इस तरह सुनार असली पैसे यानी कि सुनार के पास जमा सोना चांदी वास्तविक मुद्रा से 9 गुना पैसा ऋण देता था। अगर उस पर 6% वार्षिक ब्याज भी लगे तो वह 6% ना रहकर 9 इंटू 0.06 इंटू 100 इज इक्वल टू 54%, यानी कि 54% हो जाता था। 54% सालाना ब्याज का अर्थ है 2 साल में सारा सोना चांदी इनका हो जाना है। 2 साल में जितना भी सोना चांदी था सारा इनका हो जाएगा सुनार का। चूँकि सब लोग अपना सारा पैसा सुनारों के पास नहीं रखते थे, इसीलिए 2 साल की जगह इस काम को होने में कई साल लगे। दुनिया का लगभग सारा सोना चांदी जब इनका हो गया तो दुनिया को लूटने के लिए अब बिना सोना चांदी के आधार पर ऐसे ही पैसा छापकर कर्ज पर देने का निर्णय किया गया। 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंक के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा। जैसे पता है 1933 और 1871 में अमेरिका में निक्सन ने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड ख़त्म कर दिया कि सोना चांदी नहीं मिलेगा। यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। जैसे कि पता है 1933 में गोल्ड स्टैंडर्ड समाप्त कर दिया गया, जिसका अर्थ यह था कि रसीदों के बदले अब आपको बैंक के पास जमा सोना चांदी नहीं मिलेगा। यह दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी लूट है। बहुत सारे लोगों को अभी भी भ्रम है कि कोई भी देश अपने पास रखे हुए सोने चांदी के आधार पर पैसा बना सकता है। अब सुनारों ने कागज़ का नोट बनाने का अधिकार तो केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई, फेडरल रिजर्व बैंक वगैरह को दे दिया, परंतु
दुनिया के अधिकांश केंद्रीय बैंक प्राइवेट हैं और इन्हीं लोगों की संपत्ति है। जो केंद्रीय बैंक सरकारी है, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, इन्हीं लोगों की व्यवस्था के अंतर्गत है और सरकार का नियंत्रण केंद्रीय बैंक पर न्यूनतम न्यूनतम है। इसी कारण आप भारतीय रिजर्व बैंक के नोट पर पाएंगे कि केंद्रीय सरकार इस पर गारंटी दे रही है कि ताकि लोगों का विश्वास इस कागज़ पर बना रहे। अब सुनारों ने हर जगह अपने बैंक बना लिए हैं और जैसे वे पहले सोना चांदी रखकर कागज़ कागज़ रसीद काटते थे, अब केंद्रीय बैंक द्वारा बनाए गए पैसों को रखकर 10 गुना पैसा कर्ज के रूप में देते हैं, जो सिर्फ सिर्फ लोगों के बैंक खाते में लिखे रहते हैं, जबकि असलियत में बैंकों के पास होते ही नहीं हैं। जब तक सोना चांदी था तब तक ये लोग सीमित पैसा बना सकते थे, लेकिन अब ये लोग कागज़ के नोट रखकर अनंत पैसा बना सकते हैं। अंश रिजर्व बैंकिंग यानी फ्रैक्शन रिजर्व सिस्टम में कि इस प्रक्रिया से दुनिया का 90 से 95% पैसा केंद्रीय बैंक नहीं बल्कि व्यावसायिक बैंक बनाते हैं। एक तरह से पैसे बनाने का असली अधिकार किसी केंद्रीय बैंक जैसे भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार के पास ना होकर किसी नुक्कड़ चौराहों पर स्थापित व्यावसायिक बैंकों के पास है, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, सिटी बैंक एक्सेट्रा। और इनकी लगाम विदेशी ताकतों के पास है। आज के समय जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना पैसा जमा कराने चाहता है, तो बैंक आपके खाते में पैसे लिखकर आपको एक पासबुक या कागज़ के नोट दे देती है, जैसा कि नीचे के चित्र में दर्शाया गया है। जब किसी को कर्ज की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक सुनारों की तरह आपसे एक वायदा लिखवा लेते हैं कि आपको ब्याज सहित कर्ज वापस लौटाना पड़ेगा, जिसके बदले वो आपको कर्ज देने की बात करते हैं। पर असली पैसा ना होने की वजह से वे सिर्फ आपके खातों में लिख देते हैं, जिस पर वे आपसे ब्याज वसूलते हैं। अग अब अगर किसी को 1 लाख रुपए कर्ज के रूप में चाहिए तो बैंक दे देते हैं और आपके खाते में लिख देते हैं। लिखे गए पैसों का 10% यानी 10,000 रुपये की रिजर्व के रूप में रखना पड़ता है, जिसे वो रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। इस व्यवस्था को आप नीचे दी गई तस्वीरों से समझ सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पैसे की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो महंगाई का मुख्य कारण बनती है, यानी इन्फ्लेशन जो बढ़ती है, महंगाई जो बढ़ती है, इसी का कारण है। इसे आगे विस्तार से बताया गया है। केंद्रीय बैंक का उद्देश्य मात्र इतना है कि जितना पैसा बनाकर बैंक कर्ज के रूप में देंगे, उसका 10% बैंक को अपने पास रिजर्व के रूप में रखना होता है, जो या तो लोगों के द्वारा जमा किए गए पैसे से ही हो जाता है, और अगर नहीं होता तो वे केंद्रीय बैंक से बहुत सस्ते ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं। एक तरह से बैंक वालों के घर में पैसे का पेड़ है, जिससे पैसे तोड़कर कितने भी पैसे कर्ज के रूप में दे सकते हैं। तो जैसे कि देखा आपने कि कैसे आधुनिक जो मॉडर्न मनी मैकेनिक्स है, मॉडर्न मनी सिस्टम है, कैसे काम करता है। तो आपको भी समझना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम को अपने लाइफ के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।